गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर्स। आज हिंदी का क्वेश्चन सर करा रहे हैं। हिंदी भाषा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं, उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पिछले कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। आज पहला प्रश्न है। पहली बात, हिंदी एक क्वेश्चन हमने इसके पहले पार्ट 1 में कराया था भाषा के रूप में। भाषा के रूप में उसमें 3 हमने बताया था, क्षेत्रीय बोलियां, परिनिश्चित बोलियां और राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर हिंदी में भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजकीय भाषा राजभाषा के रूप में उसको माना जाता है। अलग अलग क्वेश्चन उसके हैं, संविधान संस्थाओं किस नियम से है ये, वो क्वेश्चन डिटेल और जब बताएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन पर है ये। तो ये राष्ट्रभाषा करके राजकीय भाषा राजभाषा के रूप में हिंदी को माना जाता है ये, और है। इसलिए वहाँ पर थोड़ा करेक्शन, जो हम राष्ट्रभाषा में हिंदी बताए थे उसको राष्ट्रभाषा न करके वहाँ पर ये राजकीय भाषा कर दीजिएगा, राजभाषा। उसका खंडन है यहाँ पर ये, उस क्वेश्चन खंडन हमें लिखना था दोनों। हालांकि वैसे माना जाता है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। राष्ट्रभाषा माना जाए लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है ये। यदि स्वीकार नहीं किया गया तो उसको काउंटिंग में नहीं करेंगे, उसको सिर्फ हम राजकीय भाषा राजभाषा के रूप में माना जाएगा। किसी किसी किताब में आपको मिलता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के रूप में माना गया किसी की किताब में, लेकिन किताब से मत जाइएगा। यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रभाषा के रूप में न मानकर उसको राजकीय भाषा के रूप में मानेंगे। अब इसी पर क्वेश्चन बनता है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है ये? राजकीय भाषा अर्थात राज्य के शासन, राज्य के जो कामकाज होते हैं, प्रशासन जो कामकाज होते हैं वो हिंदी में होते हैं, इसलिए उसको राजकीय भाषा कहा गया है ये। अब कितने राज्यों के, ये भी क्वेश्चन आपको किसी बुक में 10 मिलता है, किसी बुक में 9 मिलता है ये। तो इस क्वेश्चन में आपको सर्च पर रहे, यहां पर आपका 9+1 हम लिख दे रहे हैं आंसर में। 9+1 अर्थात 9 जो हो, 9 हमारा राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दिल्ली है ये, इसलिए सब मिलाकर 10 होते हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो यहां पर अगर 10 है तो वहां पर टिक में 10 कर दीजिए, 9 है तो 9 कर दीजिए। 9 और 10 दोनों नहीं रहता, चाहे 9 हो चाहे 10 हो, दोनों में से एक ही रहता है। तो यहां पर आपका वो 9 राज्य कौन कौन से हैं ये? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश भी वहां पर नहीं, उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। तो इस तरह से कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। ये 10 सब मिलाकर 10 राज्यों में हिंदी ये राजकीय भाषा 10 राज्यों की राजभाषा के रूप में इसको माना जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम मतलब किस किस समय सबसे पहले वो हिंदी का रूप किस प्रकार था, बीच में कैसे हुआ, फिर इसके बाद ये जो वर्तमान में हिंदी है वो वर्तमान हिंदी किस तरह से किस रूप में बना ये। तो सबसे पहले संस्कृत, जो सबसे पहली भाषा हिंदी की या हिंदुस्तान की, भारत की, संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी इसको बताया गया है।
अब अलग अलग समय पे इसको और क्वेश्चन बाद में कराएंगे। हालांकि देखिए वीडियो बनाना, वीडियो में हम डिटेल नहीं बता सकते, मुख्य हम बता रहे हैं ये। इसका जब क्लास बताएंगे हम, क्लास लाइव क्लास जब देंगे तो उसमें डिटेल, या अभी कुछ दिन के बाद हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलने वाला है, तो डिटेल जिसको पढ़ना हो डिटेल उसमें पढ़ सकता है। उस वीडियो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी डिटेल बताते हैं तो ये, इसलिए इसका जो विकास क्रम, अब इस पर भी क्वेश्चन कई बनते हैं ये। जैसे हिंदी की आज जननी क्या है, इस पर क्वेश्चन बनता है ये। हिंदी की आज जननी, जननी अर्थात हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है ये। संस्कृत, उसका उत्तर होता है आज जननी अगर आता संस्कृत लिखा जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा का इतिहास के बारे में अगर पता करते हैं, इतिहास का आरंभ कब होता है, कहां से होता है, वो अपभ्रंश भाषा से माना जाता है ये। एक तो यहां जननी यहां भी बताया गया है, और यहां पर आरंभ, इतिहास का आरंभ अर्थात हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अर्थात आरंभ अर्थात जन्म, वहां भी जन्म हो रहा है अपभ्रंश। कहने का मतलब शुद्ध हिंदी एक तरह से, जो एक तरह से आपका हिंदी है, ये अपभ्रंश के बाद और के बाद जो ये हिंदी वर्तमान हिंदी हमारी चल रही है, उसका रूप यहां पर, इसके बाद यहां पर मिलता है ये तो पाली प्राकृत, ये इसके पहले अलग अलग रूपों में है, ये अलग अलग समय में अलग अलग लोग इस भाषा का प्रयोग किए हैं ये। लेकिन यहां पर जो अपभ्रंश के बाद अर्थात अगर क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है, तो अपभ्रंश इसका उत्तर होगा, न कि संस्कृत होगा। लेकिन जननी अगर कहता है, हिंदी भाषा की जननी कौन है, हिंदी भाषा की जननी, ये जननी अगर कहता है तो संस्कृत होगा। और आरंभ, इतिहास का आरंभ अगर कहा जाता है तो अपभ्रंश से होगा। ये दो क्वेश्चन इसके बनते हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारत की राजकीय भाषा था, हिंदी की लिपि क्या है, हमने दो क्वेश्चन के क्वेश्चन बना दिया है। भारत की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, इसके पहले हम बता चुके हैं ये। यहां पर पहले क्वेश्चन में भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, तथा उस हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। राजकीय भाषा हिंदी है और लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है ये क्वेश्चन बहुत आता है। हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि अर्थात जिसमें हम लिखते हैं, संकेत करते हैं। लिपि, इसकी लिपि इसके बारे में बता चुके हैं आपको। साउंड, उच्चारण और लिपि दो रूप जो उसके हिंदी के जो वो माध्यम जो है, हिंदी के जो हमने माध्यम बताया है, ये दो माध्यम हमने बताया है, एक उच्चारण का ये और लिपि बताया है ये। उच्चारण मुँह से, शरीर के अंगों से इसको बोलते उच्चारण हो गया है, और लिपि एक संकेत के माध्यम से एक संकेत देते हैं ये, उसको लिखने का, वो हमारा लिपि हो गया। तो किस में है, देवनागरी लिपि में है ये। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। 22 है, यहां पर कंफ्यूजन लोगों को होता है। 22 से ज्यादा भी लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भोजपुरी की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है ये। भोजपुरी पिछले केंद्र शासन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयास के माध्यम से यह चर्चा हुआ था, लेकिन उसको अभी स्वीकार नहीं किया गया है ये भोजपुरी को। अभी सिर्फ 22 भाषा को माना गया है 8वीं सूची में। वो 22 भाषा कौन कौन सी है। प्रारंभ में 14 भाषा है ये। वो 14 भाषा कौन है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम,
मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्रारंभ में 14 भाषा को पहली सूची में जो शामिल किया गया था, सूची में पहली शुरुआत दौर में ये 14 भाषाओं को जो हमने यहां पर लिख दिया है। ये इसके बाद सिंधी, बाद में एक भाषा को शामिल किया गया सिंधी, जो 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में किया गया था। क्वेश्चन ये भी आता है, सिंधी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में, सिंधी को भारत की भाषा के रूप में किस संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया है? सिंधी भाषा को 8वीं सूची में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो 21वें संशोधन 1967, इसलिए हमने ये भी लिख दिया है। ये कभी कभी क्वेश्चन इसमें बनता है, ये किस भाषा को कब कब शुरुआती दौर में तय हो गया, दूसरे दौर में जब हुआ सिर्फ सिंधी को शामिल किया गया, ये 21वें संशोधन के द्वारा जो 1967 में हुआ। ये तो 14 1 15 हो गया। फिर उसके बाद 71वां संशोधन, संविधान संशोधन, मतलब संविधान संशोधन 71, उस 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा वो 3 भाषा को और शामिल किया गया है। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। ये 3 भाषा को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, यहां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको शामिल किया गया है। इसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कोंकणी को, मणिपुरी, नेपाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया है? 71वां संविधान संशोधन सन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ संशोधन पूर्व से हमने लिख दिया है, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा होता है वो उसके माध्यम से यहाँ पर 3 ये हो गया। फिर उसके बाद 4 भाषा और कब शामिल किया गया है? ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में, 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को बाद में और शामिल किया गया 2003 में। वो कौन सा? ये 92 अर्थात 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। इस तरह से 14 15 3 18 4 22, ये जो हमारा है ये 22 भाषा शामिल होगा। ये और भी कुछ भाषाओं पर अभी चर्चा चल रही है, जिसमें एक भोजपुरी भी है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिंदी अपने किस बोली का मानक रूप है? हिंदी अपने किस बोली का मानक रूप है? उसका उत्तर है खड़ी बोली। क्वेश्चन 1 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं, खड़ी बोली के बारे में बता चुके हैं। ये इसके पहले कहां बोली जाती है, खड़ी बोली कैसे कब हुआ है, ये इसके बारे में बता चुके हैं। ये भारत के अलावा अन्य किस देश में हिंदी बोली लिखी जाती है? ये क्वेश्चन अभी यूपी टेट में 2021 में आया था, 2017 में आया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जीके में क्वेश्चन कभी कभी आता है, जो जीएस का क्वेश्चन होता है, उसमें क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, भारत के अलावा अन्य किस देश में हिंदी बोली लिखी जाती है? मॉरिशस। इसका उत्तर होगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन, भाषा के प्रमुख अव्यय हैं, इसके पहले बता चुके थ्योरी में, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। कभी कभी उसमें इस प्रकार का लिखा रहता है, वहां पर में लिखा था वर्ण शब्द और अर्थ, हमने इस तरह से लिखा था। पद, वाक्य इस तरह से पद बीच में नहीं लिखाए थे, लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में आंसर में इस प्रकार के फिगर आ जाते हैं, तो यहां पर इसलिए हम दोबारा इसको फिर यहां पर लिख दे रहे हैं। वर्ण, इसके पहले बता चुके, वर्ण अर्थात स्वर व्यंजन जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, जिस पर क्वेश्चन बना है। वर्ण, कई वर्ण मिलाकर एक
अर्थ बनते हैं और वो बड़े शाब्दिक होना चाहिए। ये सेटलमेंट, एक उसका जो सेटलमेंट होता है, एक सही रूप जो उसका है, सही ढंग से सही रूप अगर लिखा गया है तो वो शब्द होगा, और वही शब्द कई शब्द मिलकर एक पद, और कब पद मिलकर एक वाक्य बनते हैं, वो जो सार्थक हो, न कि निर्थक हो। ये इसके बारे में इसके पहले बता चुके हैं थ्योरी बताते समय। तो यहाँ पर वर्ण, इसके बाद शब्द, पद, इसके बाद वाक्य, ये इसका ये अव्यय होगा। ये अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि किस भाषा में उत्कीर्ण है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये तो प्राकृत भाषा में, ये जीएस में भी क्वेश्चन आता है। ये इसके अलावा, ये तो है हिंदी में, इसके अलावा जीएस में क्वेश्चन कभी आ जाता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि किस भाषा में उत्कीर्ण है? प्राकृत भाषा में। इस तरह से जो मेन क्वेश्चन है, जो मुख्य क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम इससे संबंधित करा चुके हैं। ये इसके बाद हम और देखते हैं कि इसमें अगर क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट मिलता है तो उसको हम और क्वेश्चन कराते हैं। अन्यथा अब इसके बाद हम, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, भाषा इसका जो पढ़ाएंगे, इसका बनाएंगे, तो इसका 15-20 वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इस तरह से बताते हैं। ये तो मेन जो क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होते हैं, उसी तरह से